हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज चैप्टर 6 डिपॉजिटरी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके चैप्टर 6 से बन सकते हैं। मैंने उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखने की एक बार प्रैक्टिस हो जाए, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है, गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन बैंक एंड डिपॉजिटरी। बैंक या डिपॉजिटरीज के बीच में आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं। तो मैंने आपको सारे यहाँ पे जो आपकी बुक में वो सारे आपको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं बताने के लिए। मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगी बिकॉज ये चार ही हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो भी आप ये चारों लिख सकते हो, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, अकाउंट में एक फ़ंड को होल्ड करता है एंड वहीं पे जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, जो बैंक्स होते हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड का ट्रांसफ़र करती हैं, वेयर एज जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र करती हैं। तीसरा नंबर पे हमारा जो पॉइंट आता है वो जो बैंक में है कि भाई जो बैंक होता है वो ट्रांसफ़र करता है, फैसिलिटेट कि आपको आपका जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना होगा हम कर देंगे, आपको हैंडल करने की मनी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक खुद से जो है उसको सब कुछ हैंडल कर लेता है। डिपॉजिटरी क्या करता है, ओनरशिप, जो सिक्योरिटीज़ की जो ओनरशिप होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए फैसिलिटेट करता है अपने क्लाइंट को एंड यहाँ पर क्लाइंट को ज़्यादा कुछ दिक्कत उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ मनी। बैंक जो है वो हमारे मनी को सेफ कीप रखते हैं एंड जो डिपॉजिटरीज है वो हमारे शेयर्स को सेफ कीप रखते हैं। तो गाइस आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी प्रैक्टिस कर पाएँ। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ कस्टोडियन। सबसे पहले आपको बताना है कि भाई कस्टोडियन क्या होता है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको बताना है कस्टोडियन क्या होता है, उसके बाद आपको कस्टोडियन के फंक्शन भी यहाँ पे आपको देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कस्टोडियन क्या है। एक कस्टोडियन इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स रजिस्टर एंड सेफ गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स क्लाइंट। एक कस्टोडियन क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अपने क्लाइंट्स की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको रजिस्टर करने के लिए एंड उनको सेफ गार्ड करने में उनकी हेल्प करती है, ठीक है। और अगर गाइज अगर आपने क्वेश्चन ये जो पूरा चैप्टर है इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली चेकआउट करो। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके एक बार सारे वीडियोस को अच्छे से देख लो तो आपको एक और बार मतलब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। फंक्शंस ऑफ कस्टोडियन पे कि कस्टोडियन के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो कस्टोडियन होता है वो अपने क्लाइंट का जो सिक्योरिटीज़ अकाउंट होता है उसको मेंटेन करता है। दूसरा, कलेक्टिंग द बेनिफिट्स और राइट्स अक्रूइंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़। अब जितनी भी क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं अगर उनके रिस्पेक्ट में कोई भी बेनिफिट या कोई भी राइट अगर क्लाइंट का निकल कर आता है तो उसको भी कौन कलेक्ट करता है, कस्टोडियन कलेक्ट करता है। तीसरा, जितने भी कॉरपोरेट एक्शन कंपनी ले रही होती है, जैसे मैं हूँ, आपका नाम है राधिका मान लो, मेरा नाम है कोमल, आप मेरे कस्टोडियन हो, मेरे किसी कंपनी में मैंने ABC कंपनी में अपनी सिक्योरिटीज़ वहाँ पे खरीदी हैं, ठीक है, तो आप मेरे कस्टोडियन हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ABC कंपनी कुछ भी रूल निकाल रही है, कुछ भी एक्शन कर रही है तो मैं उसको देखूँ। तो ये आपका काम होता है कि कंपनी जितनी भी कॉरपोरेट एक्शन ले रही है उस सब के बारे में क्लाइंट को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जितने भी बेनिफिट या जितने भी राइट्स आपके क्लाइंट को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस तरीके से पॉइंट्स में लिख दोगे एंड अगर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो, नहीं तो अगर आप इस तरीके से भी लिख दोगे ना जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आ गया, जब लिखने जाओगे तो इसी चीज़ को बना बना के लिख देना या फिर अगर कोई रट्टा मार सकता है तो मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो जो डिपॉजिटरी होती है, द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स थ्रू इट्स एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरीज जो होती हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती
करती है। डिपॉजिटरीज में जितनी भी सर्विसेज होती हैं आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही वो मिलती हैं। और ये जो एजेंट होते हैं इनको अपॉइंट कब किया जाता है, जब इनको सेबी का अप्रूवल मिल जाता है कि भाई ये बंदा जो है वो डिपॉजिटरीज के लिए काम कर सकता है। और सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 यहाँ पे हमें अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं वो बताई गई हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स, जो कि डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? तो भाई देखो, जो रीमटेरियलाइजेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो क्लाइंट है अपने इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स को अपने फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स। जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स होते हैं उनको आप फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करा सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और इसी का जो उल्टा होता है वही होता है डीमटेरियलाइजेशन, जहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ सेम रहेगी बट यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ क्लाइंट कैन गेट हिज फिजिकल सर्टिफिकेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग। फिजिकल सर्टिफिकेट्स को ऊपर कर देना एंड इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स को नीचे कर देना। तो यार अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम अ डिपॉजिटरी। अगर आप किसी डिपॉजिटरी के साथ पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, यहाँ पर उनकी बात की जाएगी। तो सबसे पहला क्या है कि आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो बहुत ही जल्दी से इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। जैसे ही आप मतलब ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, वैसे ही आपकी जो सिक्योरिटीज़ है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा क्या होता है, रिडक्शन इन पेपर वर्क। रिडक्शन इन पेपर वर्क में जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो पेपर वर्क में तो वैसे भी रिडक्शन हो ही जाती है। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट। अब जितने भी रिस्क होते हैं फिजिकल सर्टिफिकेट्स के साथ, जैसे बैड डिलीवरी हो सकती है, जैसे कि खो सकते हैं आपके पेपर्स, जैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपके पेपर चूहे भी खा सकते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है फिजिकल सर्टिफिकेट्स के साथ। बल्कि जब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं, तो ये सबका जो रिस्क होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। फोर्थ है हमारा रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है आने जाने की, आपकी सिक्योरिटीज़ को इधर उधर करने की, उसमें बहुत ही कमी आती है। पांचवा, चेंज इन एड्रेस रिकॉर्डेड विद द डीपी गेट्स रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अब चेंज इन एड्रेस का क्या मतलब है, जिसके नाम पे पहले सिक्योरिटीज़ थी उससे जो ट्रांसफ़र है ना कि भाई अब पहले इसके नाम पे थी अब वो दूसरे के नाम पे हो जाएंगी, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज कौन सी है? तो यार इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से करना। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। NSDL में जो S है उसका मतलब सिक्योरिटीज़ है एंड CDSL में जो S है उसका मतलब सर्विसेज है। इन दोनों को बच्चे सिक्योरिटीज़ कर देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कि NSDL में जो S है वहाँ पर सिक्योरिटीज़ होता है एंड जो CDSL है वहाँ पे ये S सर्विसेज के लिए आता है। एंड कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी कर देते हैं, सेंट्रल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो यार CDSL है एंड NSDL है। NSDL में S पहले आता है एंड CDSL में S बाद में आता है। तो ये SD और DS इसका ध्यान रखना क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज़ ISIN। ISIN क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। पूरे इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हर सिक्योरिटी को एक ISIN नंबर दिया जाता है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लिखने का एक तरीका पता चल गया होगा, मैंने आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी हेल्प की होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।